गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी डीएलएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सेकंड पेपर जो अपनी लास्ट यूनिट रह रही है, यूनिट इकाई 2, इसके अलावा जितने भी कुल 7 इकाई है इसमें, ये इकाई रह रही थी अपने। तो आज अपन इस सेकंड इकाई को पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा संचालन व्यवस्था। हमारा जो ये सेकंड पेपर है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, इसकी इकाई 2 शिक्षा संचालन व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। और ये जो आपके लिए जो क्लास है, हमारी क्लास, ये आपके लिए बहुत अच्छी वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चंस इस यूनिट में से आते हैं। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये शिक्षा संचालन व्यवस्था है, ये विद्यालय के संदर्भ में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूपा और एनसीईआरटी का पूरा नाम। एसआईईआरटी, डाइट, ये सब जो इनके फुल फॉर्म यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। न्यूपा नेशनल, यहाँ भी एन का मतलब नेशनल, न्यूपा अपने आप में नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। याद कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा है नेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन की प्लानिंग करता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये होता है न्यूपा। अब आता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये रिसर्च और ट्रेनिंग के काम में एजुकेशन, एनसीईआरटी एजुकेशन के जो शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम होता है। एसआईईआरटी ये तो केंद्र लेवल पर होता है और ये स्टेट लेवल पर होता है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, आपको कुछ नहीं करना है, ये एनसीईआरटी है, ये एसआईईआरटी है। तो यहाँ पर एस फॉर स्टेट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, स्टेट का इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, बाकी वही ईआरटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब आता है डाइट। डाइट क्या होता है? वैसे आप डाइट जानते हैं, डाइट में आप बीएसटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो डाइट का काम पूरे ज़िले का एक अपना आप में एक ही डाइट होती है। और उस डाइट में रिसर्च भी होते हैं, उस डाइट में एक अलग अलग प्रकोष्ठ बने होते हैं, वो एजुकेशन पर भी पूरा ध्यान देती है। आपको पता होगा तो 8वीं बोर्ड का भी वही संचालन करती है, उन्हीं को दिया जाता है कभी कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सारा कार्यभार। तो वो क्या करता है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये ज़िले में एक ही होता है, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन देने का काम और ट्रेनिंग देने का काम, जितने भी शिक्षक होते हैं उन सबको ट्रेनिंग देने का काम भी डाइट ही करती है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिएगा इसको, इसका पूरा नाम भी पूछ ले हुए। एनसीईआरटी 2009, एनसीईआरटी देखो, नेशनल, सी फॉर करिकुलम, यहाँ काउंसिल नहीं, यहाँ करिकुलम है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, एफ फॉर फ्रेमवर्क, टी फॉर टीचर, ई फॉर एजुकेशन, यानी कि ये एक ऐसा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है जो अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित है। यही समझ गए होंगे आप, एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जो टीचर की एजुकेशन दिलाए, टीचर्स को एक अच्छा टीचर होगा तो एक अच्छा एजुकेटेड और एक ट्रेंड टीचर होगा तो अपने जो बालकों को है बहुत अच्छी विधियों से पढ़ा सकेगा और हमारे देश को आगे ले जाएगा। तो ये एनसीईआरटी 2009 क्या है, इसको एक्सप्लेन करिएगा, इसको समझाइएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगाते हुए इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें इसको। इस फ्रेमवर्क में, क्योंकि F फॉर फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सतत एवं उचित विकास, देखो शिक्षा का सतत और उचित विकास, शिक्षा सतत कंटिन्यू और उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। लिंग विषमता हेतु लिंग आधारित शिक्षा भाषाई दक्षता यानी कि लिंग विभेदता को खत्म करते हुए एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार करना, ऐसा दक्षता बालकों के अंदर लाना। संप्रेषण कौशल विकास हेतु सूचना एवं तकनीकी का विकास, संप्रेषण कौशल, बालक का कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़े और इसके लिए सूचना एवं तकनीकी का विकास, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, उसको आईटी के क्षेत्र में, उसको किसी भी क्षेत्र में ऐसा डेवलप किया जाए शिक्षक को जिसका संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा हो। विद्यालय शिक्षा के बहुमाध्यम प्रयोग, ई लर्निंग, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, शारीरिक एवं स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा इत्यादि से संबंधित विषयों को इस फ्रेमवर्क में स्थान दिया गया। ई लर्निंग और कंप्यूटर आधारित शिक्षा भी इसमें सम्मिलित की गई ताकि टीचर को एक्सपर्ट किया जाए ई लर्निंग में, और कंप्यूटर आधारित शिक्षण टीचर नए नए इनोवेटिव बने, नए नए इनोवेशन को स्वीकार करें, देखें और फिर वो एक अच्छा शिक्षक बने ताकि बालकों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिला सके। तो ये मेन उसके विषय हैं फ्रेमवर्क के। NCERT 2009 में मुख्य रूप से शिक्षा का आधार शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम और स्कूल इंटर्नशिप रखे गए हैं। इसमें जो मेन मुख्य आधार है वो शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन का जो शास्त्र है, पाठ्यक्रम जो सिलेबस है और स्कूल इंटर्नशिप, ये इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं, आधार रखे गए हैं। और इसमें क्या किया गया NCERT के अंदर कि शिक्षक बालकों में रटने की प्रवृत्ति को कम करे, ऐसी कोशिश करें कि बालक विषय को समझे, रटे कम, क्योंकि उसको सूचना और तकनीकी के माध्यम से, जैसे अभी मेरी जो ये क्लास चल रही है, आप उसको यदि ध्यान से सुन रहे हैं, ये एक ऐसा तकनीकी आधारित शिक्षा हो रही है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं और उसको अच्छी तरीके से लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे को सामने आके आपके बिल्कुल ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे सर हमारे सामने हमारे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा आप लोगों को एहसास हो रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही है और आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक ही चीज़ है कि जैसे आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन ये कैसे हो रहा है, इसको आप इस तरीके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिएगा, ये थोड़ी सी इसमें खामी है। लेकिन अब क्या करें, अब समस्या ये है कि जैसे मेरे चैनल पर लगभग 5-6 हज़ार के लगभग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब उन स्टूडेंट को मुझे एक क्लास में एक साथ पढ़ाना है, तो एक ही माध्यम है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से जुड़ूं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से लर्न कर पाओ। आपने इस पूरे महामारी के काल में कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला, कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई, ऐसे में मुझे लगा कि बहुत से जो हमारे स्टूडेंट हैं नन्हे मुन्ने, उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास बहुत सी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में मैंने ये बेड़ा उठाया है कि आपके समस्त पेपर, आपके सारे पेपर के सभी इकाइयों के यूनिट मैं आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाऊँ ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से लर्न कर सको, समझ सको और उसको अप्लाई कर सको। तो देखो इस NCERT 2009 में क्या हो गया, नंबर 1 रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए उस पर जोर दिया गया। दूसरा, पाठ्यक्रमों का समालोचनात्मक विश्लेषण पर ध्यान दिया गया कि हमारा बालकों का जो पाठ्यक्रम है उस पर समालोचनात्मक विश्लेषण करे टीचर और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तीसरा, शिक्षक बालकों के प्रति संवेदनशील बने। शिक्षक चिंता करे बालकों की कि कौन से बालक को क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में संवेदनशील बने। चौथा, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा उन्हें वास्तविक जीवन के संदर्भ में भी जोड़ने का प्रयास करना, ये भी शिक्षक को इस NCERT 2009 में बताया गया है।
तीसरा क्वेश्चन, समुदाय के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। एक समुदाय, एक ट्रस्ट, एक कम्युनिटी, समुदाय से मतलब समझ जाओ अपने आप इसका शिक्षा पर महत्व समझा दोगे। तो समुदाय का मतलब एक विशेष वर्ग, एक ट्रस्ट, एक कम्युनिटी से समुदाय का मतलब है। इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, यानी कि हम, वी, है ना। यानी कि एक समुदाय, एक जिसको कहते हैं एक ऐसे लोगों का समूह जो जिसमें एकता पाई जाती है, जिसमें एक ऐसी भावना पाई जाए जो एकजुटता की हो, जिसमें सामाजिक सामुदायिक भावना जिसको बोल सकते हैं वो भावना हो, वो होता है समुदाय, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यानी कि इसका क्षेत्र, समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये एक विशाल समूह होता है, यानी कि इसमें काफ़ी सदस्य होते हैं। दूसरा, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र पे, एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरियाज में ये समुदाय रहता है। और सामुदायिक भावना इसमें होती है, इसमें एकजुटता की भावना होती है, इसमें सामुदायिक भावना होती है, समूह की भावना होती है। चौथा, सामान्य नियम होते हैं इसमें अलग अलग नियम होते हैं कि इस तारीख को मीटिंग होगी, इस तारीख को हम इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से बालकों का विकास पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करनी, ये सामान्य नियम होते हैं। एक होता है सदस्यता अनिवार्य, इसमें सदस्यता अनिवार्य होती है। छठा, सद्भाव की भावना होती है, सद्भाव होता है एक दूसरे के प्रति। सातवां, संपूर्ण समुदाय की हित की बात की जाती है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की हित नहीं होती है, इसमें समस्त समुदाय की हित की बात की जाती है। विशेषताएं ये है। अब आता है समुदाय का शैक्षिक महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस शिक्षा के क्षेत्र में क्या है। यदि समुदाय या ट्रस्ट ये चाहे कि मुझे इस जगह विद्यालय का निर्माण करना है, तो बहुत सी जगह समुदायों द्वारा विद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है, यानी विद्यालयों का निर्माण का कार्य शैक्षिक महत्व के संदर्भ में समुदाय ट्रस्ट के द्वारा होता है। दूसरा, शिक्षा पर नियंत्रण, ये एक ऐसी शिक्षा दिलाएंगे जो समाज को एक्सेप्ट हो, समाज में नैतिकता का विकास करे बालकों का, इस तरह की शिक्षा पर ये पूरा ध्यान रखते हैं। तीसरा, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि हमें बालकों को किस प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्यापन करवाना है। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, यदि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था ये समुदाय करता है। व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा व्यवस्था, इसमें जो व्यवसायिक शिक्षा है, औद्योगिक शिक्षा है, ये भी प्रोवाइड करवाता है। छठा, सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इसमें सामाजिक दायित्व की भावना होती है कि हमारा समाज के प्रति दायित्व क्या है। एक होता है विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था, यदि किसी विद्यालय में या उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में धन की कमी आ गई है या कोई संसाधन की कमी आ गई, तो ये उस संसाधन को पूरा करते हैं। इसकी भूमिका क्या है, समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की समालोचना करके उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जनमत तैयार करता है व अपने विचार शिक्षाविदों तक प्रेषित करता है। ये समुदाय की भूमिका है कि प्रस्तुत पाठ्यक्रम जो है उसकी समालोचना करता है, उसमें आवश्यक सुधार करता है और जनमत तैयार करके अपनी जो विचार हैं वो शिक्षाविदों तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस यूनिट का भी महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। समुदाय का शैक्षिक महत्व क्या है और समुदाय क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताओ, इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये एक स्वायत्त संगठन है, इसे स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित किया गया है। एक ऐसा एनसीईआरटी की स्थापना हुई है जो स्कूली शिक्षा को और शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाए, टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई जाए, एक अच्छे प्रशिक्षण दिलाए जाए जिससे एक अच्छे शिक्षक तैयार हो सके, तथा स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूली शिक्षा, यहाँ उच्च शिक्षा नहीं है, ये एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास के लिए एक स्वायत्त संगठन है।
इसके कार्य क्या हैं? शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण कराना, शोध करवाना, पायलट प्रोजेक्ट और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का काम नंबर 1। नंबर 2, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करता है तथा अपनी नीति, अपने जो प्रयोग हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बताया जाता है। ये केंद्र सरकार के इसका जितना भी आर्थिक जो भी भार सहन करता है वो है केंद्र सरकार, और राज्य सरकार के लिए अपन करेंगे SIERT। आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तीसरा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य में ये संबंध स्थापित करता है NCERT। चौथा, उन्नतशील शैक्षिक विधियों एवं नवाचारों का प्रयोग एवं प्रचार करने का काम NCERT का करता है। नए नए नवाचार जो आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे E-लर्निंग है, कंप्यूटर आधारित है, कल्प है, ये कुछ ऐसे नवाचार हैं उसको एक्सेप्ट करना तथा उनका प्रचार करना शिक्षा के क्षेत्र में और बालकों को इसके प्रति आकर्षित करने का काम NCERT करती है। इसमें उन्नतशील शिक्षण विधियाँ, टीचर्स जो मेथड हैं उनका उपयोग करना। पांचवा, पाठ्य पुस्तक, शोध पत्रिका एवं शिक्षा संबंधी साहित्य को प्रकाशित करना। पाठ्य पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं और भी जो साहित्य है शिक्षा के क्षेत्र में जो बालकों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है उस चीज़ को प्रकाशित करना, ये NCERT करती है। छठा, संपूर्ण देश में क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना, जैसे अलग अलग राज्य में अपना अलग एक सेंटर स्थापित करना, ये भी इसका काम है। इसमें एक अलग विभाग बने हुए हैं, इसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं NCERT के अंदर। तो अपन ने पढ़ लिया NCERT क्या है, उसका क्या उद्देश्य है और उसके कार्य क्या हैं, और उसमें विभाग कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से। देखो, पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग बना हुआ है, जिसमें पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा के सारे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, वहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा विभाग है। तीसरा, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग है। चौथा, विज्ञान शिक्षण शिक्षा विभाग है। पांचवा, अध्यापक शिक्षा विभाग है। छठा, विशेष शिक्षा विभाग है। सातवां, नारी अध्ययन विभाग है। आठवां, पाठ्य पुस्तक विभाग है। नौवां, प्रकाशन विभाग है। 10वां, सर्वेक्षण विभाग है। ये वहाँ के विभाग बने हुए हैं, 10 विभाग। ये क्या करता है, NCERT समन्वय भी स्थापित करता है। अलग अलग राज्यों में बने हुए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बने हुए हैं, उनमें समन्वय स्थापित करता है। CIET बने हुए हैं, उनमें स्थापित करता है। RIE बने हुए हैं, उनमें समन्वय स्थापित करने का काम ये NCERT करता है। क्योंकि ये यूनिट थोड़ी लंबी है, इसके लिए इसके पार्ट 2 करने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। और आपको यदि अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।